नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी के एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जिन्होंने दुनिया भर में ध्यान की परिभाषा ही बदल दी। महर्षि महेश योगी। जी हाँ, ये वही शख्स हैं जिन्होंने दुनिया को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन यानी टीएम से मिलवाया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे फिजिक्स की पढ़ाई करने वाला एक नौजवान एक ग्लोबल आध्यात्मिक मूवमेंट खड़ा कर देता है, और इतना ही नहीं, उस दौर के सबसे बड़े म्यूजिक बैंड द बीटल्स को भी अपना शिष्य बना लेता है। यही वो दिलचस्प कहानी है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानेंगे? हम देखेंगे कि वो कैसे सितारों के गुरु बने, विज्ञान से आध्यात्मिकता तक का उनका सफर कैसा था, उनकी ध्यान की तकनीक असल में थी क्या, ये दुनिया भर में कैसे फैली, समाज को लेकर उनका विजन क्या था, और आखिर में उनकी विरासत का क्या मतलब है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से दुनिया ने उन्हें जानना शुरू किया। महर्षि ने ध्यान का एक ऐसा रूप दुनिया के सामने रखा जो बहुत ही सरल था। उसमें कोई धार्मिक बंधन नहीं थे। ये उस दौर के मुश्किल आध्यात्मिक अभ्यासों से एकदम अलग था, और यही वजह थी कि कोई भी कहीं भी इसे अपना सकता था। लेकिन सवाल ये है कि इस ग्लोबल गुरु की जड़ें कहाँ थीं? इस असाधारण इंसान को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके शुरुआती दिनों में, जहां उनके पूरे नजरिए की नींव रखी गई थी। महर्षि का जन्म हुआ था 1917 में ब्रिटिश इंडिया के मध्य प्रदेश में, और तब उनका नाम था महेश प्रसाद वर्मा। और जरा सोचिए वो दौर कैसा था। एक तरफ भारत की हजारों साल पुरानी परंपराएं थीं, और दूसरी तरफ पश्चिम से आई मॉडर्न साइंस। इसी परंपरा और विज्ञान के बीच का जो संघर्ष था, वो उनकी पूरी जिंदगी का एक सेंट्रल थीम बन गया। और ये तनाव उनके शुरुआती जीवन में साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ तो उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिजिक्स की पढ़ाई की, मतलब वो साइंटिफिक सोच और लॉजिक को समझते थे। लेकिन दूसरी तरफ उनके मन में एक बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि सिर्फ भौतिक चीजों से जीवन को नहीं समझा जा सकता। चेतना क्या है, हम कौन हैं, ये वो गहरे सवाल थे जिनके जवाब अकेले साइंस के पास नहीं थे। सच तो ये है कि उनका वैज्ञानिक दिमाग ही उन्हें अध्यात्म की ओर ले गया। वो चेतना के भी यूनिवर्सल नियम खोजना चाहते थे। ये टाइमलाइन उनके शुरुआती सफर के कुछ अहम पड़ावों को दिखाती है। फिजिक्स में डिग्री लेने के बाद उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो अपने गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से मिले। और फिर जब उनके गुरु का निधन हुआ तो वो कुछ साल के लिए हिमालय चले गए, एकांत में, ताकि जो कुछ सीखा था उसे गहराई से समझ सकें और दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता निकाल सकें। और उनके गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, जिन्हें लोग प्यार से गुरुदेव भी कहते थे, उन्होंने महर्षि को एक ऐसी चीज सिखाई जो उनके पूरे काम की, पूरे मूवमेंट की नींव बनी। और वो चीज थी सहजता, मतलब एफर्टलेसनेस। ये आइडिया कि मन की गहरी शांति पाने के लिए जोर जबरदस्ती या संघर्ष की नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस की जरूरत है। बस यही एक बात उनके सारे सिखाने का केंद्र बन गई। और इसी एक आइडिया पर, इसी नींव पर महर्षि ने एक ऐसी तकनीक को तराशा जिसे आज हम सब टीएम या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ एक और मेडिटेशन टेक्निक नहीं थी, ये मॉडर्न दुनिया के लिए एक तरह की क्रांति थी। अब देखिए, ये उस समय के हिसाब से एकदम क्रांतिकारी बात थी। क्यों? क्योंकि तब तक ध्यान का मतलब क्या था? गुफाओं में, मठों में रहने वाले साधु संतों की चीज। लेकिन महर्षि ने इसे आम लोगों के लिए बनाया, ऑफिस जाने वालों के लिए, घर परिवार संभालने वालों के लिए, जो अपनी बिजी जिंदगी के बीच ही शांति खोजना चाहते थे। तो टीएम का मकसद क्या था? मकसद था भावातीत चेतना तक पहुंचना। और महर्षि ने इसे कोई जादुई या रहस्यमयी चीज नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे हम जागते हैं, सोते हैं और सपने देखते हैं, ये हमारे कॉन्शियसनेस की चौथी प्राकृतिक अवस्था है। एक ऐसी स्टेट जहां मन पूरी तरह शांत है, कोई विचार नहीं, फिर भी आप पूरी तरह से जागे हुए हैं। और इसको करने का तरीका हैरान करने वाला, एकदम सिंपल। आपको एक खास मंत्र दिया जाता है जिसे बिना किसी कोशिश के आराम से मन में दोहराना है। इससे होता क्या है कि मन अपने आप नेचुरली अंदर की तरफ जाने लगता है और शांत हो जाता है। इसमें जबरदस्ती कॉन्सेंट्रेट करने या विचारों को रोकने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। और यही बात इसे बाकी मेडिटेशन टेक्निक से बिल्कुल अलग बनाती है। तो ठीक है, तकनीक तो सरल थी, पर सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी ग्लोबल चीज कैसे बन गई?
कैसे एक भारतीय ऋषि के सिखाए हुए तरीके को पूरी दुनिया ने अपना लिया। चलिए देखते हैं। लाखों लोग, 20वीं सदी खत्म होते होते 100 से भी ज्यादा देशों में लाखों लोग टीएम सीख चुके थे। ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। ये बताता है कि उस समय की दुनिया जो तनाव और भागदौड़ से परेशान थी, उसे इस सिंपल सी तकनीक में कितना गहरा सुकून मिला। और फिर आया साल 1968, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ, सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। दुनिया का सबसे फेमस बैंड द बीटल्स भारत आया, ऋषिकेश में महर्षि के आश्रम में उनसे ध्यान सीखने। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं थी, ये एक कल्चरल एक्सप्लोजन था। इस एक घटना ने मेडिटेशन को सीधे वेस्टर्न पॉप कल्चर के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। और हाँ, इसी दौरान उन्होंने अपने मशहूर व्हाइट एल्बम के कई गाने भी लिखे। बीटल्स का ये कदम एक चिंगारी की तरह था जिसने पूरे कल्चर में आग लगा दी। जो चीज़ पहले सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित थी, वो अब हर घर में बातचीत का टॉपिक बन गई। हर कोई ये जानना चाहता था कि भाई ये आखिर है क्या जिसने दुनिया के सबसे बड़े रॉक स्टार्स को इतना बदल दिया। और यहीं पर महर्षि की समझदारी और उनकी रणनीति का पता चलता है। देखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि टीएम कोई धर्म है या कोई पंथ है। उन्होंने इसे हमेशा चेतना की एक तकनीक कहा, अ टेक्नोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये साइंटिफिक साउंड करने वाली भाषा वेस्टर्न लोगों को बहुत अपील करती थी, क्योंकि ये आस्था पर नहीं बल्कि अनुभव और रिजल्ट पर जोर देती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। महर्षि का विजन सिर्फ एक एक इंसान को ध्यान सिखाने तक ही नहीं था। नहीं, उनका सपना बहुत बहुत बड़ा था। वो सिर्फ एक तकनीक नहीं दे रहे थे, वो एक पूरा सिस्टम बना रहे थे जो समाज को बदल सके। अगर हम उनके काम को देखें तो वो कई अलग अलग फील्ड्स में फैला हुआ था। उन्होंने द साइंस ऑफ बीइंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग जैसी किताबें लिखी जो बेस्ट सेलर बन गई। उन्होंने चेतना आधारित शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ध्यान को भी जरूरी बनाया। उन्होंने अमेरिका में यूनिवर्सिटीज खोली और हमेशा इस बात पर जोर दिया कि ध्यान के फायदों को साइंटिफिक तरीके से साबित किया जाए। और इन सब चीजों का अंतिम लक्ष्य एक ही था, विश्व शांति। और इसी विश्व शांति के आइडिया से जुड़ा है उनका एक, कह सकते हैं, सबसे महत्वाकांक्षी और उतना ही विवादास्पद सिद्धांत, जिसे कहते हैं महर्षि इफेक्ट। उनका दावा था कि अगर किसी शहर की आबादी के सिर्फ 1% के स्क्वायर रूट जितने लोग एक साथ टीएम करें तो उनकी कलेक्टिव चेतना से उस इलाके में क्राइम और तनाव कम हो सकता है। इस पर कई स्टडीज भी हुई, लेकिन इसके नतीजों पर आज भी साइंटिफिक कम्युनिटी में बहस होती है। तो जब हम सब कुछ समेट कर देखते हैं तो महर्षि महेश योगी की असली विरासत क्या है? उन्हें किस रूप में याद किया जाना चाहिए? शायद उस इंसान के रूप में जो ध्यान को गुफाओं और आश्रमों से निकालकर हमारे लिविंग रूम तक ले आया। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, कल्चर में क्या किया? ध्यान को मेन स्ट्रीम बना दिया। साइंस में क्या किया? उन्होंने जोर दिया कि आध्यात्मिक अनुभवों को भी साइंटिफिकली जांचा जाए। एजुकेशन में उन्होंने चेतना को सिलेबस का हिस्सा बनाया। और आध्यात्मिकता में उन्होंने हजारों साल पुराने ज्ञान को आज के आम इंसान की भाषा में उसकी ज़रूरतों के हिसाब से पेश किया। तो अगर एक लाइन में कहना हो तो महर्षि महेश योगी ने एक पुल बनाया था, एक ऐसा पुल जो पूरब को पश्चिम से जोड़ता है, विज्ञान को आध्यात्मिकता से जोड़ता है और पुराने ज्ञान को हमारी मॉडर्न जिंदगी की मुश्किलों से जोड़ता है। और आखिर में उनकी पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस डिजिटल दौर में जहाँ हर पल हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीज़ें हैं, क्या मन की शांति खोजना, अंदर के मौन को सुनना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो गया है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।